हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदू अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेप्टर फार्माकोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं और रिसेप्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। रिसेप्टर्स एक तरीके के मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बेसिकली हमारे पास प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। कौन से मटीरियल के बने होते हैं? ये आपके पास प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि रिसेप्टर्स आपके बोथ ट्रांस मेम्ब्रेन होते हैं, इंटरसेलुलर भी होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होते हैं। अगर मैं बात करूं रिसेप्टर की फैमिलीज की, तो 5 टाइप की बेसिक फैमिलीज हैं हमारे पास। सबसे पहली है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स, सेकंड है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, थर्ड है सबसे इंपॉर्टेंटली हमारे पास है एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स जिनका हमारा हार्मोनल फंक्शनैलिटी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। फोर्थ है हमारे पास जैक स्टैट रिसेप्टर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स है ये। और फिफ्थ पार्ट में है हमारे पास न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे पास। फर्दर वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे सारी रिसेप्टर फार्माकोलॉजी को, क्योंकि एक वीडियो में हम पूरी चीज़ें नहीं डिस्कस आउट कर सकेंगे, इसलिए इसके कई सारे एमसीक्यूज़ के पार्ट आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज के वीडियो का पहला एमसीक्यू देख लेते हैं। दैट इज एक्टिविटी शोन बाय एसिटाइल कोलिन ऑन M1 रिसेप्टर इज। देखिए एसिटाइल कोलिन का पूछा गया है, तो मतलब यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। अब ये क्वेश्चन कईयों को लगेगा कि ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी का है। नहीं, ये क्वेश्चन आपका जनरल फार्माकोलॉजी से रिलेटेड करता है। देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। ये नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जो कि एक में हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे में हो गया आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, जिनका जो हमारे सेंट्रल पोजीशन पे प्रेजेंट है। और पीएनएस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जो कि है एएनएस और एसएनएस। एएनएस हो गया आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक होने वाली प्रॉपर्टीज़ होगी, जैसे हार्ट रेट हो गया, रेस्पिरेशन होगी, इन सबको कंट्रोल करता है। और एसएनएस जो आपकी वॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। एएनएस जो है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जो कि है हमारे पास नंबर 1 दैट इज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो कि आपकी रेस्टिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और दूसरा हो गया सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम का काम क्या है कि जब आपकी बॉडी डरी हुई होती है या फिर फ्राइटन कंडीशन में होती है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको सपोर्ट करता है। तो ये एक्टिविटी हमें पता लगी। अब एसिटाइल कोलिन जो है वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का पार्ट है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में जो एसिटाइल कोलिन है वो आपका मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में हमारे पास मस्करेनिक और निकोटेनिक रिसेप्टर्स होते हैं। मस्करेनिक रिसेप्टर्स हमारे M1, M2, M3, M4 और M5 है। M1 से M5 तक होते हैं। M1 से M5 तक जितने भी हमारे रिसेप्टर्स हैं, ये सारे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये है कि जो निकोटिनिक मस्कुलर और निकोटिनिक न्यूरोनल, ये सारे हमारे लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एसिटाइल कोलिन का M1 रिसेप्टर पे क्या एक्शन होगा, तो वहाँ पे एक एगोनिस्ट एक्शन होगा। अब थोड़ा सा एगोनिस्ट के बारे में समझ लेते हैं। एगोनिस्ट वो ड्रग मॉलिक्यूल या वो लाइगेंड हुआ जो कि रिसेप्टर पे लग कर एक पॉजिटिव एक्शन दे रहा है, या फिर जो आपके पास जैसे एसिटाइल कोलिन का पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को मिमिक करेगा, तो ये एगोनिस्ट एक्शन देगा। एंटागोनिस्ट वो होता है जो कि रिसेप्टर को ब्लॉक करे और कोई भी इंट्रिंसिक एक्टिविटी ना दे। पार्शियल एगोनिस्ट जो 50-50 एक्शन दे, और कंप्लीट एंटागोनिस्ट जो पूरी तरीके से ब्लॉक करे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दैट इज ड्रग विद एफिनिटी बट नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी इज कॉल्ड एज। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, हमें थोड़ा सा समझना ये ज़रूरी है कि एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊँ, ये आपके पास अगर कोई भी एक तरीके का रिसेप्टर है, ठीक है, ये रिसेप्टर पे आपके पास ये जो साइट है ये आपकी होती है बाइंडिंग साइट। कौन सी साइट होती है? ये बाइंडिंग साइट। यहाँ पे कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल या फिर लाइगेंड आके बाइंड करता है। अब यहाँ पे अगर आपका कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल या फिर लाइगेंड आके बाइंड करेगा, तो वो दो एक्शन प्रोड्यूस करेगा, या तो वो एगोनिस्ट एक्शन प्रोड्यूस करेगा या तो वो एंटागोनिस्ट एक्शन प्रोड्यूस करेगा। एगोनिस्ट एक्शन वो होता है कि रिसेप्टर को पहले एक्टिवेट भी किया, अब रिसेप्टर के साथ बाइंड होने की एबिलिटी को हम बोलते हैं एफिनिटी। क्या बोलते हैं उसे हम? एफिनिटी। द एबिलिटी ऑफ अ लाइगेंड मॉलिक्यूल टू बाइंड विद द रिसेप्टर इज कॉल्ड एज एफिनिटी। और जो आपके पास जो रिसेप्टर है, इसमें अब ये एक्टिवेट हो गए कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी, मतलब सेल्यूलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा।
क्या प्रोड्यूस करेगा, किसी भी तरीके का सेल्यूलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी। अब जो एंटागोनिस्ट होते हैं हमारे पास, उनकी कोई भी इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती है, वो सेल में किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं लाते, वो सिंपल क्या करते हैं, आपके सिर्फ और सिर्फ रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर यहाँ पर रिसेप्टर की एक्टिविटी को यहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिसेप्टर की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं, ताकि और कोई भी लाइगेंड आके इस पर एक्ट ना कर सके और कोई भी इंट्रिंसिक एक्टिविटी प्रोड्यूस ना हो सके। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पे क्लियर कर ली। अब एक चीज़ होती है एफिकेसी। एफिकेसी की मतलब वो कितनी पावर जनरेट कर रहा है, कितना ज़्यादा इफेक्टिव एक्शन दे रहा है। पोटेंसी मतलब कि कितनी मिनिमम डोज रिक्वायर है आपके एक पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन को प्रोड्यूस होने में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अब देख लेते हैं। एफिनिटी है लेकिन कोई भी इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है, तो वो क्या है, आपका एंटागोनिस्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैनिटॉल शोज इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन वाया। मैनिटॉल जिन्हें नहीं पता, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। मैनिटॉल एक तरीके का आपका ऑस्मोटिक, क्या है, ऑस्मोटिक डाईयूरेटिक होता है। क्या होता है, ऑस्मोटिक डाईयूरेटिक होता है। अब ऑस्मोटिक डायरेटिक है मतलब किस तरीके का एक्शन दे रहा है, ये कुछ फिजिकल तरीके का आपका ड्रग एक्शन दे रहा है। ड्रग एक्शन कई टाइप्स के होते हैं। फिजिकल प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, फिजिकल, केमिकल, एंजाइमेटिक और रिसेप्टर। फिजिकल में किसी भी फिजिकल के मीन्स के थ्रू, जैसे कि एक्टिवेटेड चारकोल आपका एड्जॉर्प्शन के थ्रू करता है एक्शन। केमिकल में आपके एंटासिड्स आगे, जो कि आपके एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रहे हैं। एंजाइमेटिक एक्शन का मतलब हो गया कि एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करके एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। और रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन क्या हो गया कि वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करके कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। अब जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है वो हमारे पास, और एंजाइमेटिक, केमिकल और फिजिकल, ये सारे आपके नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड होते हैं। कौन से होते हैं ये सारे, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड, मतलब यहाँ पे रिसेप्टर की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन मैनिटॉल किस तरीके का करेगा, फिजिकल एक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, फिजिकल एक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। देखिए सबसे पहले टर्म हमें जो दी गई है उसके बारे में समझते हैं। टर्म हमारे पास दी गई है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। देखिए कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का मतलब समझना पड़ेगा पहले। देखिए एंटागोनिज्म मतलब कि रिसेप्टर को ब्लॉक करना है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं देना है, तो दे हैव इंट्रिंसिक एक्टिविटी। आंसर तो यही हो गया, ठीक है, कि इंट्रिंसिक एक्टिविटी गलत है ये स्टेटमेंट। अब हमें क्या बोला है, नॉट ट्रू, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है, तो फॉल्स स्टेटमेंट हमारे पास यही है। अब एक चीज़ ध्यान से देखनी है हमें। अब आपके पास कोई रेस है, ठीक है, रेस है कि मुझे AIR1 लेके आना है अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। अब इन दोनों महान अनुभवों के बीच में अगर रेस हो रही है और एक सिमिलर चीज़ के लिए हो रही है, सिमिलर चीज़ मान लीजिए वो आपका ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, सिमिलर चीज़ के लिए हो रही है, तो क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। कैसे, अब DI की मान लो 9 पोस्टें हैं, 9 में से एक पोस्ट चाहिए। अब मान लो इन दोनों के बीच में एक पोस्ट के लिए झगड़ा हो रहा है, तो जो सबसे ज़्यादा पढ़ेगा, जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर का होगा, जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी, नॉलेज ज़्यादा होगी, वो उस पोस्ट को जाके ऑक्यूपाई करेगा और किसी और को आने नहीं देगा। तो वैसे ही आपके कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट करते हैं कि जो लाइगेंड, नेचुरल लाइगेंड है, उसके साथ कॉम्पिटिशन लगाते हैं कि मैं पहले जाके बाइंड करूंगा और रिसेप्टर की एक्टिविटी को ब्लॉक करूंगा, ताकि वो जो लाइगेंड है वो एगोनिस्ट एक्शन ना दे सके। एगोनिस्ट एक्शन अगर नहीं देगा वो, तो वहां पे हमारी जो भी हम जिस भी पर्पस के लिए ड्रग ले रहे हैं तो वो ट्रीटमेंट हो जाएगी। नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है हमारे पास एलोस्टेरिक साइट। कौन सी साइट, एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट हमारे एंजाइम्स में भी प्रेजेंट होती है, और दूसरी चीज कि वो हमारे पास रिसेप्टर में भी कई हद तक प्रेजेंट होती है। एलोस्टेरिक साइट हमारी नॉन बाइंडिंग साइट होती है, जहाँ पे मतलब इसको कोई लेना देना नहीं है, ये किसी के साथ कंपटीशन नहीं करेगी, सिंपल आके यहाँ पे बाइंड कर जाएगी, बाइंड करके अपना एक्शन एक दे देगी। उसे क्या बोलेंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव, मतलब उसने नेचुरल कंपाउंड के साथ किसी भी तरीके की कंपटीशन नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया उसने, कंपटीशन नहीं लगाया, उसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट
एगोनिस्ट एक्शन इनिबिट करेंगे, हाँ जी ट्रू है, तो ये तो ट्रू हो गया। दे हैव ग्रेटर एफिनिटी देन एगोनिस्ट, हाँ जी ये भी ट्रू है। दे हैव एफिनिटी, हाँ जी एफिनिटी होगी तभी तो रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, अगर किसी की ड्रग मॉलिक्यूल की एफिनिटी ही नहीं होगी तो वो रिसेप्टर के साथ तो बाइंड ही नहीं कर पाएगा ना, तो ये भी ट्रू है। फॉल्स स्टेटमेंट क्या हुई कि उनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी हुई, नहीं, क्योंकि एंटागोनिस्ट है तो यहाँ पे किसी भी तरीके की इंट्रिंसिक एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर। फास्ट एक्टिंग रिसेप्टर देखिए हमारे पास फास्ट एक्टिंग रिसेप्टर होते हैं लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। अब नाम से ही समझिए कि ये कुछ आयन चैनल्स हो गए जिनके पास हमारे पास लाइगेंड्स प्रेजेंट हो गए, मतलब लाइगेंड बाइंडिंग साइट होगी, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास रिसेप्टर होगा, ठीक है। अब ये जो रिसेप्टर है यहाँ पे ये आपकी होगी लाइगेंड बाइंडिंग साइट, क्या हो गई, लाइगेंड बाइंडिंग साइट। अब कोई भी लाइगेंड, ठीक है, मान लीजिए ये कोई ड्रग मॉलिक्यूल, ये लाइगेंड है, ये आके यहाँ पे बाइंड करेगा, बाइंड करके ये आयन ये इस चैनल को या तो ओपन करेगा या तो इस चैनल को क्लोज करेगा। अब चैनल को क्लोज करेगा तो एक डिफरेंस पोटेंशियल जनरेट होगा, तो आपके पास जो आपका सिस्टम है उसके बाहर भी कुछ आयंस प्रेजेंट है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइन, और अंदर भी सिमिलर आयंस प्रेजेंट है। इन आयंस का या तो सेल के बाहर जाएगी या तो सेल के अंदर आ जाएगी, इसे बोलेंगे इन एंड आउट ऑफ दिस सेल। तो इसकी वजह से आपके पास एक एक्शन प्रोड्यूस होगा। अब फास्ट एक्टिंग है, मतलब कि इनका जो एक्शन है वो आपको मिली सेकेंड के अंदर देखने को आराम से मिल जाएगा, इसलिए मिली सेकेंड है, फास्ट एक्टिंग है। तो मस्करेनिक तो सारे हमारे GPCRs हो गए, ठीक है। 5-HT3 ये सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर की बात हो रही है, तो सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं जिनके पास सेरोटोनिन बाइंड होता है, हैप्पी हार्मोन बोलते हैं जिसे, 5HT1 से लगे 5HT5 तक होते हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 5HT3 जो रिसेप्टर है हमारे पास वो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर होता है। बाकी 1, 4, 2 एंड 5 ये सारे आपके GPCRs होते हैं। तो 5HT2 है यहाँ पे, ये ध्यान से देखो 2 है तो ये भी नहीं होगा। फिर आपका है डोपामिन रिसेप्टर। डोपामिन रिसेप्टर आपके सब्सटेंशिया नाइग्रा रीजन में प्रेजेंट है, आपकी मूवमेंट में मदद करते हैं और आपकी हैप्पीनेस में भी मदद करते हैं। इनिबिटरी और एक्साइटेटरी एक्शन दोनों प्रोड्यूस करते हैं। तो आपके पास D1 से D5 तक होता है, D1, D2, D3, D4 और D5। तो ये सारे जो D1, D2, D3, D4, D5 है, ये जो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर है, ये सारे आपके GPCRs होते हैं। क्या होते हैं आपके GPCRs? GPCRs है, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो फास्ट एक्टिंग, सबसे पहले हमें ये समझना है फास्ट एक्टिंग कौन से होते हैं, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गाबा ए है जो कि लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है। गाबा ए होता है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, गाबा ए और गाबा बी। गाबा बी आपका GPCR होता है और गाबा ए आपका होता है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, जो कि आपकी सिडेशन और हिप्नोसिस में भी यूज़ होता है। और आपकी ज़्यादातर ड्रग्स जो सिडेटिव हो गई, हिप्नोटिक्स हो गई, जिसमें बेंजोडाइजेपिन्स हो गई, आपकी बार्बिचुरेट्स हो गई, ये सारी ड्रग्स आपकी गाबा ए रिसेप्टर पर एक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। अब यहाँ पे देखिए मैं आंसर पहले ही बता देता हूँ ताकि आपको समझ आए, GPCR है आंसर। देखिए मेटाबोट्रोपिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए सबसे पहला रीजन है कि GPCR जो रिसेप्टर्स है वो 90% ड्रग्स GPCR से ही अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो हमारे GPCRs होते हैं वो कुछ इस तरीके से, ये आपका थोड़ा सा पार्ट इनका बाहर होता है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 कुछ इस तरीके से आपके साथ ये रिसेप्टर बाइंड होते हैं। और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं आपके पास, ये इनके साथ यहाँ पे इंट्रासेलुलरली G प्रोटीन्स होते हैं। कौन से प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पे आपके पास? G प्रोटीन्स। अब G प्रोटीन्स आपके कई प्रकार से होते हैं, GI हो गया, GS हो गया, G0 और GQ। अब GQ रिस्पॉन्सिबल, अब पाथवेज के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये एक तरीके का मेटाबॉलिक एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ये मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स भी बोले जाते हैं। इन्हें हम 7 मेम्ब्रेन हेलिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्यों इन्हें 7 मेम्ब्रेन हेलिकल स्ट्रक्चर बोला जाता है? क्योंकि ये कॉइल शेप में होता है और 7 बार कॉइल होते हैं। अब ये यहाँ हमारे पास जो GPCRs है वो 2 पाथवे को फॉलो करते हैं। सबसे पहला हो गया एडिनाइल साइक्लेस पाथवे, जो कि होता है साइक्लिक एम्प पाथवे। यहाँ पे हम इन डिटेल नहीं डिस्कस करूँगा, वीडियो डाल दिया, आप जाके देख सकते हो उसे। सेकंड है आपके पास IP3 डैग पाथवे या फिर फॉस्फोलाइपेस
फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे, और तीसरा हो गया चैनल रेगुलेशन, जिसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस हम यहाँ पर नहीं देंगे। वैसे होता है सिग्निफिकेंस, लेकिन अभी हमें सिर्फ ये दो समझना है। जी आई और जी एस रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके एडिनाइल साइक्लेस के लिए, और जी क्यू रिस्पॉन्सिबल होता है आपका IP3 डैग पाथवे के लिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ये आपके एंजाइम्स है जो कि सेलुलर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है, जिनकी एक्टिवेशन की वजह से जो कि आपकी सेकेंडरी मैसेंजर्स को एक्टिवेट करके एक पर्टिकुलर एक्शन को प्रोड्यूस करती है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, GI एक्टिवेशन कॉजेस। देखिए GI की एक्टिवेशन है, अभी मैंने आपको समझाया कि GI, G0, GQ, GS है, तो ये चीज़ें हमें समझना ज़रूरी है कि कौन से रिसेप्टर की कब एक्टिवेशन हो रही है। अब मान लो अगर आपके पास GI प्रोटीन, सॉरी जो G प्रोटीन है, अगर उसमें जो आपके पास G प्रोटीन अटैच है रिसेप्टर के साथ, वो अगर कौन सा हुआ आपका GI हुआ, तो कौन सी एक्टिवेशन होगी। देखिए अब आपके पास दो पाथवेज आ गए। कौन कौन से पाथवेज हैं हमारे पास, एक तो हो गया साइक्लिक एम्प पाथवे, और दूसरा पाथवे कौन सा हो गया हमारे पास, IP3 डैग पाथवे। ठीक है, अब जब भी आपके पास GI की एक्टिवेशन होगी तो वो साइक्लिक एम्प, GI से आपने समझना है I रिप्रेजेंट्स हियर फॉर इनहिबिशन, I रिप्रेजेंट्स हियर फॉर इनहिबिशन। तो इनहिबिशन का मतलब है कि यहाँ पर साइक्लिक एम्प, अब GI आपको दो चीज़ें समझनी है, एक तो GI और GS साइक्लिक एम्प के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब साइक्लिक एम्प के लिए I आ गया इनहिबिशन, मतलब साइक्लिक एम्प का कंटेंट हो जाएगा कम, और आपका जो GS है, GS से आपने स्टिमुलेशन समझना है, तो स्टिमुलेशन का मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो साइक्लिक एम्प आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर है आपके पास क्या, इंक्रीज्ड, सॉरी GI है, इनहिबिशन है, तो वो होगा डिक्रीज्ड साइक्लिक एम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, अल्फा 2 स्मूथ मसल रिलैक्सेशन इज मीडिएटेड बाय। अल्फा 2 स्मूथ मसल रिलैक्सेशन हो रही है, क्या हो रही है, अल्फा 2 स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन हो रही है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर स्मूथ मसल की यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रही है, मतलब वो रिलैक्स हो रही है, तो रिलैक्स का मतलब है कि वहाँ पे अब साइक्लिक एम्प कैल्शियम को जनरेट करेगा, कैल्शियम जनरेट होगा तो आपकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। अब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो मतलब वहाँ पे GS एक्टिवेट है, लेकिन अगर रिलैक्सेशन हो रही है तो वहाँ GI एक्टिवेट है, और GI रिस्पॉन्सिबल होता है साइक्लिक एम्प की डिक्रीज करने में, साइक्लिक एम्प का कंटेंट डिक्रीज करने में। तो आंसर है आपके पास ऑप्शन बी, डिक्रीज्ड साइक्लिक AMP। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियर रिसेप्टर। देखिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि न्यूक्लियर रिसेप्टर के कुछ पॉइंट्स। न्यूक्लियर रिसेप्टर आपके वो रिसेप्टर है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं या आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर रिसेप्टर आपके दो टाइप से होते हैं, एक तो हो गए आपके साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर जो कि आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। कौन से, कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म, इन्हें हम बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स। अब जैसे कि आपके प्रोजेस्टिन हो गए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गए, ये सारे साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर पे एक्टिवेट करते हैं। दूसरे हो गए आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर जो कि न्यूक्लियस की लेयर पे प्रेजेंट है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, जिसमें से आपके मैक्सिमम आ जाते हैं विटामिन ए के लिए, विटामिन डी, विटामिन ए, रेटिनोलॉल, विटामिन डी, कॉलीकैल्सिफेरॉल, एस्ट्रोजन हो गया आपका, और आपके कुछ थायराइड हार्मोन्स के लिए भी यहाँ पे होता है, जिसमें से T3, T4 ये रिस्पॉन्सिबल है आपके किसके थ्रू एक्ट करते हैं, ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के थ्रू अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि न्यूक्लियर रिसेप्टर स्लोवेस्ट एक्टिंग होते हैं, मतलब इनका जो एक्शन है वो सबसे लेट होता है, तो इनका जो एक्शन है वो स्लो होता है। यहाँ पे फास्ट एक्टिंग हमारे पास है लैगिंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। तो अब यहाँ पे समझना है D1 तो आपका GPCR है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मस्करैनिक ये भी GPCR है आपका, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ये भी GPCR है। NM रिसेप्टर आपका लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है। मसल और न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन होता है और उनमें जो रिसेप्टर्स है वो हो गया आपके लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, तो ये भी नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया, विटामिन ए, जो कि होता है रेटिनोलॉल। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस वीडियो के लिए, विच ऑफ द 5-HT रिसेप्टर इज द फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर। अब देखिए 5-HT मतलब सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर की बात हो रही है। ठीक है, सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स आपके 4 टाइप से होते हैं, 5 टाइप से, 5HT1, 5HT2, 5HT3, 5HT4 और 5HT5। अब इनके सब टाइप्स भी होते हैं, हम सब टाइप्स में अभी नहीं घुसेंगे, ना ही आपको इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इतना कर लो वहीं से क्वेश्चन आएंगे, जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए जो 5HT1 रिसेप्टर है ये हो रहा है आपका GI,
अब आप खुद बताइएगा GI। अब इस वीडियो के लिए आपके लिए यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताऊंगा, लेकिन जो अब पूछूंगा आपने वो चीज़ें बतानी है। 5-HT1 GI को कर रहा है, क्या कर रहा है? GI को स्टिमुलेट कर रहा है। तो बताओ कौन सा एक्शन होगा? साइक्लिक एम्प इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? साइक्लिक एम्प क्या होगा? ठीक है। 5-HT2 क्या है? 5-HT2 ये G0 को कर रहा है, क्या कर रहा है? G0 को। 5-HT3 ये हो गया आपका लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। 5-HT4 और 5 आपके ज़्यादातर GS प्रोटीन्स हो गए। कौन से प्रोटीन्स हो गए यहाँ पे? ये GS प्रोटीन्स। अब ये बताना है ये GS है तो साइक्लिक एम्प का क्या हाल करेंगे यहाँ पे? अब क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका? 5-HT3। कौन सा हो गया? 5-HT3। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिगार्डिंग द रिसेप्टर फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में और एमसीक्यूज लाने की कोशिश करेंगे। वीडियोस अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, नॉलेज ही बढ़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय एंड कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग।